मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की स्थिति में किस प्रकार से फर्म का अल्पकाल और दीर्घकाल में साम्य होता है, किस प्रकार से फर्में अल्पकाल में सामान्य लाभ की स्थिति में हो सकती है, असामान्य लाभ की स्थिति में हो सकती है और हानि की स्थिति में हो सकती है, परंतु दीर्घकाल में हमेशा सामान्य लाभ की स्थिति ही रहेगी। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि फर्में सब समूह के रूप में व्यवहार करती है तो ऐसी स्थिति में फर्मों का साम्य किस प्रकार से होता है, क्योंकि इस प्रतियोगिता में कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है। तो विभिन्न फर्मों की स्थिति में जब बाजार में नई फर्में प्रवेश करती है तो जो समूह का साम्य है वो किस तरफ होगा। यदि विभिन्न फर्मों के मध्य कीमत प्रतिस्पर्धा हो जाती है तो फर्म का साम्य किस प्रकार से चेंज होगा, इसकी बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरी चीज़ ये करेंगे कि यदि विभिन्न फर्मों के मध्य कीमत प्रतिस्पर्धा भी हो जाए और बाजार में नई फर्में भी प्रवेश करें तो क्या स्थिति होगी, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये तीन महत्वपूर्ण केस है जो कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि एकाधिकार में समूह के साम्य की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा यदि बाजार में नई फर्मों का प्रवेश होता है। तो देखिए, हम पहली बात करते हैं, जब बाजार में नई फर्मों का प्रवेश होता है, जब बाजार में नई फर्मों का प्रवेश होता है, देखिए इसको हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए पहली एकाधिकार की स्थिति है, ये इसका डिमांड कर्व है, प्रत्याशित डिमांड कर्व, ये मार्केट डिमांड कर्व है और फर्म का ये एवरेज कॉस्ट है और फर्म का ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहां देखिए, ये फर्म का प्रत्याशित डिमांड कर्व है और ये फर्म का एक तरह से मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू, इसको बना नहीं रहे। अब देखिए, ये डिसाइड है कि फर्म का जो उत्पादन है, आप देखिए इसको मैं बना नहीं रहा। अब यहाँ जो उत्पादन है, संतुलन बिंदु ए है, इस संतुलन बिंदु पर देखिए ये फर्म उत्पादन करती है Q1 उत्पादन करती है, इस उत्पादन को बेचेगी तो P1 प्राइस मिलेगी। कितनी प्राइस मिलेगी? P1 प्राइस मिलेगी। Q1 देखिए, एवरेज रेवेन्यू इसमें है OP1 या इसको ले सकते हैं AQ1। एवरेज कॉस्ट होती है, ये ई बिंदु ले लेते हैं, तो EQ1 लाभ जो है प्रति इकाई लाभ होता है AE। तो यहां देखिए, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, फर्म का ये प्रत्याशित डिमांड कर्व है, ये वास्तविक डिमांड कर्व है, दोनों एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं, उत्पादन की मात्रा OQ1 डिसाइड होती है, इस उत्पादन पर प्राइस P1 ली जाती है। और यहाँ देखिए लॉन्ग एवरेज कॉस्ट है, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट ये है और ये लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट है। अब इस स्थिति में फर्म को AE के बराबर फायदा हो रहा है। इस AE फायदा देखकर बाजार में जब नई फर्में प्रवेश करती है, तो नई फर्में जब बाजार में प्रवेश करती है तो जो बाजार मांग वक्र है, ये देखिए एवरेज कॉस्ट है, ये बाजार मांग वक्र इधर शिफ्ट हो जाता है D' और नया संतुलन A की जगह A1 पर आ जाता है। तो बाजार में जब नई फर्में प्रवेश करती है तो जो पुरानी फर्म है, इनका उत्पादन Q1 से गिरकर देखिए Q0 हो जाता है और फर्म की प्राइस P1 से P2 हो जाती है। तो नई स्थिति में क्या होता है, नई स्थिति में क्या करेंगे, यहां देखिए, नई स्थिति में एवरेज कॉस्ट OP2, एवरेज रेवेन्यू OP2, एवरेज कॉस्ट लॉन्ग एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग एवरेज रेवेन्यू बराबर है, अतः सामान्य लाभ होता है। यानी क्या है, यदि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें दीर्घकाल में सामान्य से अधिक लाभ हो रहा है, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट में AE के बराबर लाभ हो रहा है। इस लाभ की दृष्टि से कुछ फर्में बाजार में प्रवेश करेगी इस लाभ को देखकर, और तब तक बाजार में नई फर्में प्रवेश करती रहेगी जब तक कि पुरानी फर्म का उत्पादन OQ1 से Q0 न हो जाए और नया संतुलन A से A1 नहीं हो जाए। A1 जो है, A' जो है, उस पर फर्म की एवरेज कॉस्ट, देखिए यहाँ कॉस्ट भी यही है,
और रेवेन्यू भी इतना ही है, तो ऐसी स्थिति में फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये हमने बात करी जब बाजार में नई फर्मों का प्रवेश होता है तो एकाधिकार की स्थिति में क्या होगा। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जब बाजार में आपस में कीमत प्रतिस्पर्धा हो जाए तो क्या होगा। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, जब बाजार में कीमत युद्ध हो जाता है, यानी विभिन्न फर्मों में कीमत प्रतिस्पर्धा होती है। सभी फर्में क्या चाहती है, सभी फर्में चाहती है कि वह उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के चक्कर में फर्में अपनी कीमत को कम करती है। जब एक फर्म कीमत कम करती है तो उसके अनुसरण में दूसरी भी फर्म कीमत कम करती है। तो ऐसी स्थिति में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें कीमत युद्ध की स्थिति हो जाती है। तब क्या होगा, देखिए, ये प्रत्याशी डिमांड कर, ये बाजार डिमांड कर, क्वांटिटी है Q1, प्राइस ली जा रही है P1, और फर्म का जो एवरेज कॉस्ट है ये फर्म का एवरेज कॉस्ट और ये फर्म का है मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए Q1 उत्पादन हो रहा है, ई बिंदु पर संतुलन में, E1 संतुलन में है। अब फर्म को यहां प्रति इकाई देखिए एवरेज कॉस्ट आ रही है इतनी, मिल रहा है इतना, तो इस स्थिति में फर्म को प्रति इकाई E1, आप इसको E बिंदु दे रहे हैं, इसको A बिंदु दे रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इस स्थिति में फर्म को AE के बराबर लाभ हो रहा है। अब यदि विभिन्न फर्मों के मध्य कीमत प्रतिस्पर्धा हो जाती है, हर फर्म कीमत कम करके अपने बाजार का शेयर बढ़ाना चाहती है, तो कीमत प्रतिस्पर्धा के चलते जो प्रत्याशी डिमांड कर रहे वो डिमांड कर डी डैश हो जाता है और नया संतुलन ई बिंदु पर होता है। ई बिंदु पर होता है जहां क्या है, देखिए पहले एवरेज कॉस्ट थी EQ1, एवरेज रेवेन्यू था AQ1 और लाभ था AE। अब बाद में क्या है, एवरेज कॉस्ट हो गई EQ1, एवरेज रेवेन्यू भी हो गया EQ1 और लाभ क्या हो गया, सामान्य। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यदि बाजार में कीमत युद्ध हो जाता है तो कीमत युद्ध के चलते क्या होता है, इस कीमत युद्ध की वजह से बाजार में पुरानी जो फर्में हैं उनका प्रत्याशित डिमांड कर्व गिर जाता है, सभी फर्में कीमत कम कर देती है, तो जो डी कर्व है वो नीचे आकर डी डैश हो जाता है और नया संतुलन जो कि पहले ए बिंदु पर था ये संतुलन हटकर ए से ई पर आ जाता है। ये ई वाला जो संतुलन है इसको आप थोड़ा इधर भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए मैं इसको एक बार और करके बताता हूँ कि किस प्रकार से ये नई परिस्थिति है उसमें संतुलन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये पहली स्थिति है, ये डिमांड कर्व है, ये मार्केट डिमांड कर्व है और ये एवरेज कॉस्ट है, ये यहाँ संतुलन में है। अब देखिए ये मार्जिनल कॉस्ट है, लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट। पहला संतुलन ई बिंदु पर है, उत्पादन होता है Q1, प्राइस ली जाती है P1। अब कीमत युद्ध होता है, कीमत युद्ध होने की वजह से जो डिमांड कर्व है वो डी डैश यहाँ हो जाता है और नया संतुलन E1 पर आ जाता है, उत्पादन फर्म का बढ़कर Q2 हो जाता है, पर इस जगह जो कीमत ली जाती है P0 वो P0 पर एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसको लिखेंगे E1 Q2 और ये भी E1 Q2। तो ऐसी स्थिति में फर्म को क्या होता है, सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। तो दूसरी कंडीशन की हमने बात करी कि जब बाजार में कीमत युद्ध की स्थिति हो जाती है और कीमत युद्ध में फर्म का उत्पादन बढ़ता है, फर्म प्रोडक्ट ज़्यादा बेचती है, पर चूंकि कीमत कम ली जाती है तो उसका जो लाभ, असामान्य लाभ मिल रहा था कि यहाँ देखिए यहाँ इसको AE के बराबर असामान्य लाभ मिल रहा था वो हट जाता है और इसको सामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तीसरी चीज, बाजार की
जब कीमत युद्ध भी हो और नई फर्म में भी प्रवेश करे। ये स्थिति हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड, जब बाजार में नई फर्म में भी प्रवेश करे, साथ ही कीमत युद्ध भी हो। थर्ड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। बाजार की स्थिति क्या है? बाजार में जब दो चीज हो गई, एक तरफ तो क्या हो रहा है, बाजार में नई फर्में प्रवेश कर रही है, दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, पुरानी फर्मों में भी कीमत युद्ध हो रहा है। उस स्थिति में क्या होगा, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में ये प्रत्याशित डिमांड कर रहे, ये फर्म का बाजार डिमांड कर रहे। अब ये फर्म का ये देखिए, ये एवरेज कॉस्ट है और ये फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है, लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग एवरेज कॉस्ट। अब देखिए, स्टार्टिंग में फर्म का उत्पादन है OQ1, संतुलन बिंदु है A, इस पर फर्म के द्वारा प्राइस ली जा रही है P1। अब देखिए, फर्म को प्रति इकाई AE का फायदा है। फर्म को क्या है, आप ये समझ चुके हैं। MR और MC वक्त यहां काट रहे हैं। तो देखिए, फर्म की कॉस्ट आ रही है इतनी, कॉस्ट आ रही है इतनी, देखिए कॉस्ट आ रही EQ1 की प्राइस, कीमत, फर्म कीमत ले रही है AQ1, प्रति इकाई लाभ, फर्म को लाभ हो रहा है AE के बराबर। अब इस लाभ की वजह से नई फर्में बाजार में प्रवेश करेगी। क्लियर? नई फर्में जब बाजार में प्रवेश करेगी तो ये डिमांड कर्व इधर से इधर आ जाएगा, D', और साथ में कीमत प्रतिस्पर्धा भी है। कीमत प्रतिस्पर्धा भी है, तो ये जो बाजार का डिमांड कर्व है ये D', और नया संतुलन के बिंदु पर होगा। देखिए क्या है, ये बाजार मांग, जो वास्तविक मांग वक्र है DD, वो DD मांग वक्र इधर शिफ्ट हो गया और ये D' हो गया। और जो कीमत प्रतिस्पर्धा हुई, इस कीमत प्रतिस्पर्धा से ये DD मांग वक्र ये नया आ गया D'। मैं इसको पूरा कंप्लीट करके दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो नया संतुलन होता है K बिंदु पर। इस K बिंदु पर आप देखेंगे कि फर्म का उत्पादन घटा और फर्म की देखिए लागत ज्यादा है। इस K बिंदु पर देखिए कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। तो यहां दोनों स्थिति हो गई, नई फर्म में भी प्रवेश करी और उनमें भी कीमत प्रतिस्पर्धा हो गई। तो उनमें जब कीमत प्रतिस्पर्धा हुई तो जो नया संतुलन है वो K बिंदु पर हुआ। इस K बिंदु पर हानि होती है। देखिए हानि क्या हो रही है, इस K बिंदु पर आप देखेंगे तो ये हानि हो रही है। ये देखिए उत्पादन हुआ Q0, फर्म की लागत ये रही, बिकता इतने में है, तो फर्म को इतनी हानि हो रही है। प्राइस ये मिल रही, देखिए कॉस्ट ये आ रही है और बिक रहा इतने में, P0 में बिक रहा है, यानी प्राइस जो है, प्राइस आ रही है KQ0 और पैसा लग रहा है A'K और एवरेज कॉस्ट आ रही है A'Q0। तो कुल जो हानि होती है, यह हानि है A1K के बराबर। क्यों? कि वस्तु बिक रही इतने में, बन रही इतने में, तो प्रति इकाई A का नुकसान है। इस नुकसान की वजह से कुछ फर्में बाजार में से छोड़कर चली जाएगी और पुरानी फर्मों में जब तक प्रतिस्पर्धा चली जाएगी, जब तक ये संतुलन बिंदु T पर नहीं आ जाए। इस T पर देखिए फर्म की जो कीमत है वो गिरकर P0' हो जाएगी और इस P0' पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर होंगे, यानी सभी फर्मों को सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो यहाँ हमने 3 कंडीशंस की बात करी। यदि बाजार में नई फर्में प्रवेश करती है तो भी असामान्य लाभ सामान्य लाभ की स्थिति में आ जाएगा। यदि विभिन्न फर्मों के मध्य
कीमत प्रतिस्पर्धा हो जाती है तो भी असामान्य लाभ सामान्य लाभ की स्थिति में हो जाएगा। और अगर बाजार की दोनों कंडीशन हो जाए, एक तरफ तो बाजार में नई फर्मों का प्रवेश हो और दूसरी तरफ फर्मों में कीमत प्रतिस्पर्धा हो जाती है, तो यहाँ देखिए एक बार मैं इसको और वापस चित्र आपको क्लियर करना चाहूँगा ताकि आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाए कि किस प्रकार से इस स्थिति में होगा। ये देखिए, स्टार्टिंग में ये डिमांड कर्व है, प्रत्याशित डिमांड कर्व है और ये बाजार डिमांड कर्व है। अब जो फर्म है ये फर्म का एवरेज कॉस्ट है, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, और यहाँ संतुलन होता है और ये फर्म का है लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए, फर्म Q1 प्रोडक्शन करती है, इस प्रोडक्शन को बेचती है P1 पर, तो फर्म को देखिए AE के बराबर फायदा है। अब क्या होता है, नई फर्म में प्रवेश करती है, तो नई फर्म में प्रवेश करेगी ना, नई फर्म में प्रवेश करेगी तो ये डी कर्व इस साइड में आ जाएगा, डी डैश, और आपस में प्रतिस्पर्धा होती है तो ये प्रतिस्पर्धा की वजह से ये कर्व ये आ जाएगा, डी डैश, और नया संतुलन के बिंदु पर होगा। इस के बिंदु पर उत्पादन कम होगा Q0 और इसकी लागत ज़्यादा आएगी, लागत आ रही है ये और मिल रहा है ये, तो ये जो घाटा है वो A डैश के बराबर घाटा है। इस घाटे से कुछ फर्में बाजार छोड़कर चली जाएगी तो पुरानी फर्मों का उत्पादन बढ़ेगा और नया संतुलन होगा T बिंदु पर। इस T बिंदु पर उत्पादन होगा Q2 फर्म का, पर इस पर एवरेज कॉस्ट और प्राइस बराबर होगी क्योंकि एवरेज कॉस्ट आएगी TQ2 और प्राइस भी ली जाएगी TQ2, अतः सामान्य लाभ होगा। इस प्रकार से अगर दोनों कंडीशन होती है तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जब तक कंपटीशन चलता रहेगा, जब तक सभी सामान्य लाभ की स्थिति में नहीं आ जाए, मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से लॉन्ग टर्म में समूह की स्थिति में यदि बाजार में नई फर्मों का प्रवेश होता है तो भी सामान्य लाभ तक होता रहेगा। यदि कीमत प्रतिस्पर्धा चलती है तो जब तक चलती रहेगी जब तक असामान्य लाभ सामान्य लाभ की स्थिति में ना हो जाए। और अगर हम दोनों चीज़ लें कि बाजार में नई फर्में भी प्रवेश करें और पुरानी फर्मों में भी कीमत प्रतिस्पर्धा हो तो वो भी स्थिति तब तक चलती रहेगी जब तक कि सभी फर्में सामान्य लाभ की स्थिति में नहीं आ जाए। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ होती है। धन्यवाद।